हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 20 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आई एम वेरी श्योर कल यानी 19 मार्च को आप सभी ने जो एनसैट का टेस्ट है बहुत अच्छे से दिया होगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सर पूछ भी रहे थे कि सर इसकी डिस्कशन होगी या नहीं होगी। द आंसर इज यस। देखो, डेफिनेटली टेस्ट है तो डिस्कशन तो डेफिनेटली होगी ही। तो आप सभी को इसके डिस्कशन के लिए आज सुबह 11 बजे जुड़ जाना है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये वीडियो बाद में भी देखें तो वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, बट आप सभी का ये जो 11 बजे ना आज लाइव सेशन है 20 मार्च को, तो 11 बजे आप लाइव जुड़ेंगे मेरे साथ ही। मैं आपके साथ पूरा इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, प्लस साथ में ही इस हमारे टेस्ट अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती थी, कौन से क्वेश्चन टफ थे, कौन से इजी थे, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे कहाँ पे रीजनिंग लगा सकते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लाइव सेशन के डिस्कशन के अंदर। तो टाइम याद रखिएगा 11 बजे आप सभी को। हमारा ये जो ओनली एस का चैनल है ना, अभी तो आप जो वीडियो देख रहे हो तो ओनली एस एक्सटेंडेड पे है। इसी तरह से हमारा जो ओनली एस मेन चैनल है वहां पर आप सभी को जुड़ना है 11 बजे आज सुबह, ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर पाए। लाइव डिस्कशन होगी तो आप अपने डाउट्स भी मेरे से डिस्कस कर पाओगे। ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं, तो टाइम याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो द इंडियन एक्सप्रेस को। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। थोड़ा सा खालिस्तान का रिवाइवल हमें कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिल रहा है पंजाब के अंदर, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए। बट फ्रॉम बीइंग अ यूपीएससी परस्पेक्टिव हमें डेफिनेटली ना यहाँ पे एक रिट की बात हुई है, हेबियस कॉर्पस की। तो यहाँ पर हमारे लिए ना रिट्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स के अंदर कि कौन कौन सी रिट्स हमें देखने को मिलती हैं, पांचों रिट्स के नाम प्लस एक लाइन में उनकी छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बस इतना बता दीजिएगा। फिर कल हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सेम हमें द हिंदू के अंदर भी हमें चीज देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं जो कल कल एज इन सैटरडे को जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एससीओ के बारे में। देखो, एससीओ क्या है? शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके ना मेंबर कंट्रीज के बाद थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, पहले इसका तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूंगा ना, तो फॉर्मेशन हमें 2001 में देखने को मिला था। अभी 2017 तक ना इसके टोटल 6 मेंबर्स थे। सर कौन से मेंबर्स थे इसके पहले? एक हो गया चाइना, ठीक है, चाइना तो हो गई डेफिनेटली। उसके साथ आ गया कजाकिस्तान, ठीक है सर। उसके साथ आ जाएगा आपका किर्गिस्तान, साथ में आ जाएगा आपका रशिया, तजाकिस्तान एंड साथ ही साथ उज्बेकिस्तान। ये थे 6 कंट्रीज टिल 2017। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक अस्ताना डिक्लेरेशन हुआ या अस्ताना समिट कह लो। वहां पर 2 कंट्रीज जुड़ी। सर कौन सी 2 कंट्रीज? एक हो गया इंडिया, एक हो गया पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं ना आपके आपसे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये सारी कंट्रीज हैं। पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो क्या है? ईरान। 2021 में क्या तय हुआ कि ईरान भी इसका मेंबर बनेगा फ्यूचर के अंदर। अब 2023 के अंदर ईरान का टाइम आया है कि इसका मेंबर बनने जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, 2021 में ऐसा अनाउंस कर दिया था कि ईरान इसका मेंबर बनेगा। अभी तक इसका मेंबर ये बना नहीं है, इसका प्रोसेस चल रहा है इसको इनकॉर्पोरेट करने का अंदर का। एक आधे महीने के अंदर ही इसका मेंबर बन भी जाएगा, तो तब इसके टोटल 9 कंट्रीज इसके मेंबर हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। कई बार ना हम इसको भूल जाते हैं, हमें लगता है यार ये सारे जो सेंट्रल, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं शायद ये सारी होंगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान भी अब इसका मेंबर बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंट्रीज का नाम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और, रैट्स के बारे में। सर रैट्स क्या है? रैट स्टैंड फॉर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। दरअसल में इसी के अंदर एक बॉडी है, ताकि हम जो टेररिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, इसको काउंटर करने के लिए ये पर्टिकुलर बॉडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, आप इस पर्टिकुलर बॉडी की इंपॉर्टेंस इसी से समझो। एक तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, इतनी पॉपुलस कंट्रीज हैं। तो दुनिया की जो 40% पॉपुलेशन है ना, वो एससीओ के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। दुनिया की 20% से भी ज्यादा जीडीपी हमें एससीओ में से देखने को मिल जाएगी। 22% जो ग्लोबल मास है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्लस आपने कभी नोटिस किया है कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया और चाइना मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है, जहां पर काफी ना कॉन्फ्लिक्टिंग वाले व्यूज है कि इंडिया पाकिस्तान भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इंडिया चाइना भी देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो बड़े ही इंटरेस्टिंग ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसका आपको अच्छे से आइडिया होना ही होना चाहिए। अब सर कल के लिए क्या होमवर्क है? कल के लिए आप मुझे बताओगे कि सर ये I2U2 क्या है, एंड साथ ही साथ जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं ये कैसे रिलेटेड है इस पर्टिकुलर चीज के साथ। ये दोनों क्वेश्चंस का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। प्लस साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ज्वाइंट सिटिंग के रिगार्डिंग, कि अगर बिल रेफर किया जाता है ज्वाइंट सिटिंग को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, तो कैसे उसको पास होना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क हो गया कल का। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी जो डिस्कशन और चल रही है। पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखो 2-3 दिन से ये मुद्दा चल रहा है काफी। तो आईसीसी ने क्या कहा है ना कि जो रशिया के प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना, उनके अरेस्ट की बात करी गई है। क्यों अरेस्ट की बात करी गई है? क्योंकि इन्होंने जो कुछ यूक्रेनियन चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, यूक्रेनियन पीपल हो गए, ठीक है ना, उनको एक तरह से अनलॉफुल ट्रांसफर की वजह से, अनलॉफुल या फिर डिपोर्टेशन की वजह से इनके ऊपर इस तरह के चार्जेस यहाँ पे अरेस्ट वारंट इनके रिगार्डिंग अनाउंस किया है। तो हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या है आईसीसी को समझना कि आईसीसी है क्या। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां जिसके आपको हेडक्वार्टर्स कहां देखने को मिलेंगे? द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर। एक पर्टिकुलर ट्रीटी है दैट इज रोम स्टैट्यूट, इससे ये गवर्न होता है। सर ये रोम स्टैट्यूट कब आया था? ये आया था 2002 के अंदर, इसका इफेक्टिव ये हो गया था। अब ध्यान में रखना, देखो हमारे पास है तो जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो मैंने आपको बताया था यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, वो क्या करता है? वो तो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट सुनता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आईसीसी जो है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंडिविजुअल्स की प्रोसिक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या था? वो डिस्प्यूट सुनता है विद इन द स्टेट्स, वो इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं देखता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आईसीसी जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल को हैंडल करता है। आईसीजे आप जानते हो, आईसीजे तो यूएन का पार्ट है, ठीक है, यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। आईसीसी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। ऑल्दो जो हेड क्वार्टर है ना दोनों के, आईसीसी के भी और आईसीजे के भी, ये दोनों आपको द हेग नीदरलैंड्स के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ जो नेशनल कोर्ट्स होते हैं ना उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि आपके देश में जो कोर्ट चले, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या किसी भी कंट्री में ऐसे हाई कोर्ट या जो भी होते हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर रहा, उनके काम को सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम हो, कोई वॉर क्राइम कमिट किया हुआ हो, क्राइम ऑफ एग्रेशन हो, इस तरह के क्राइम्स के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज समझनी यहाँ पे ये भी जरूरी है कि दिस इज द फर्स्ट एंड द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट जिसके पास इन पर्टिकुलर कारणों के लिए प्रोसिक्यूट करने की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। कई बार फर्स्ट एंड ओनली देख के ना हम डर जाते हैं कि शायद गलत होगा, बट नहीं, यहाँ पर ये गलत नहीं है। यहाँ पर टोटल इसको 4 ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रेसिडेंसी हो गया, जुडिशियल डिवीजन, प्रोसिक्यूटर का ऑफिस हो गया, रजिस्ट्री। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब पुतिन के अगेंस्ट ये किया गया तो क्या मीनिंग है इसका? देखो पुतिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रशिया के बाहर जाएंगे, तो जितनी भी पार्टीज हैं, जिन्होंने भी रोम स्टैट्यूट को साइन कर रखा है, जिन्होंने जो भी रोम स्टैट्यूट की एक तरह से पार्टीज हैं, उनके पास क्या होगी, उनके वो अंडर एक ऑब्लिगेशन होगी। क्या ऑब्लिगेशन होगी? कि वो कोर्ट के साथ, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना उसके साथ एक तरह से कॉपरेट करें। और कॉपरेट कैसे करेंगे? जब वो रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है उनको एक तरह से अरेस्ट कर देंगे, क्योंकि अरेस्ट वारंट आ गया ना, तो जो भी पार्टीज हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वो कॉपरेट करेंगे कोर्ट के साथ, एंड कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जो अरेस्ट वारंट है उसके थ्रू इनको अरेस्ट करेंगी। ऐसा मीनिंग है यहाँ पर इसका। पर देखो हार्डली मतलब ये कहने की बातें हैं थोड़ा सा कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, पर वर्किंग इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, उसी तरह से साथ ही साथ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंस्पेक्ट करती है, ठीक है ना, जो कि अरेस्ट करते हैं, मतलब आईसीसी के द्वारा जिनको अरेस्ट किया जाता है वो, तो अकॉर्डिंगली कुछ उनके अगेंस्ट चार्जेस होते हैं तो इसको जरा देखे जाते हैं। थोड़ा सा अगर आपको मेजर इंपॉर्टेंट चीज समझनी पता क्या है, वो ये चीजें समझनी है। आप देख लो, चाहे इंडिया को देख लो, चाइना को देख लो, यूएसए को देख लो, ये पार्टी नहीं है रोम इंस्टीट्यूट की। बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। ये पूछेंगे आपसे कि कौन इंडिया पार्टी है या चाइना है या यूएसए, तो नहीं, ये तीनों की तीनों पार्टी हमें नहीं देखने को मिलती। आप लोग सोच रहे होंगे सर रशिया, क्या रशिया मेंबर है, मतलब रशिया ने है पार्टी रोम स्टैट्यूट की? देखो दरअसल में हुआ क्या था ना, रशिया ने साइन जरूर किया था रोम स्टैट्यूट को, पर उसने कभी रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई मतलब अपनी पार्लियामेंट में जाके उसको कभी साइन नहीं कराया, ठीक है ना।
और बाद में 2016 के अराउंड इन्होंने इस सिग्नेचर से भी अपनी वापसी ले ली थी। तो आज के टाइम पर रशिया इसका बिल्कुल भी मेंबर नहीं है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करो कि हर स्टेट पार्टी का यहाँ पे मतलब एक असेंबली होती है, इनकी असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज, जो कि इसकी ओवरसाइट को देखती है। एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, ठीक है ना। तो इनके अलग अलग जो भी इसके पार्टीज होती हैं जो स्टेट की, तो उस हिसाब से ये देखा जाता है कि जिन्होंने भी साइन किया है या रेटिफाई किया है, उनकी एक बॉडी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हर पर्टिकुलर स्टेट पार्टी की एक वोट होती है। अगर मान लो जैसे इंडिया अगर इसका पार्टी होता तो इंडिया के पास भी एक वोट होती। तो इस तरह से जो भी डिसीजन है इस हिसाब से कंसेंसस से लिया जाता है। एक यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट साहब देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर इस असेंबली के, और 2 वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे जो कि 3 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 2-3 चीजें आपको बता दूं। पहली बात कि पहला रोम स्टैट्यूट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ था, 2002 के अराउंड उसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये कॉम्प्लीमेंट करता है नेशनल कोर्ट्स को, उनको रिप्लेस नहीं करता। प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स को भी टैकल करता है। प्लस साथ में ही हमने देखा ना, जेनोसाइड हो गया, ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन, इन सभी के रिगार्डिंग इसकी ज्यूरिसडिक्शन है। एंड लास्टली इंडिया, रशिया और सॉरी इंडिया, यूएसए और चाइना इसके पार्टीज नहीं है। रशिया का भी स्टेटस क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन। अभी क्या है, अभी अनाउंसमेंट ऐसी हुई है कि टोटल 22 सिटीज रेडी हो जाएंगी अगले महीने तक, जो गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी मिशन था। तो थोड़ा स्मार्ट सिटी मिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2015 में हमारी सरकार के द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आप सभी ने नोटिस किया होगा, स्मार्ट सिटीज मिशन। अब है क्या स्मार्ट सिटी? देखो यहाँ पर ना दो बातें हैं, पहले ध्यान से समझना। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे नई सिटीज बनाएंगी, नहीं। यहाँ पर बात हो रही है हम अर्बन रिन्यूअल एंड रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम की। सर रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या? कि मान लो ना आप एक मशीन को समझो। हमने जब मशीन को बनाया था तो इसके कुछ पार्ट लगाए थे, पर हमें आज ऐसा भी तो लग सकता है कि नहीं यार, इसमें कुछ हमें और नए पार्ट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, कुछ नई चीजों के साथ इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो कुछ नई चीजें जब हम प्रोवाइड करते हैं ना, उसको बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। तो यहाँ पर भी हम यही बात करें स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर कि अर्बन सिटीज को हम अपने रिन्यू कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ नई चीजें लेके आ रहे हैं, ताकि क्या बने, वो सिटीज सिटीजन फ्रेंडली बने, लोगों के लिए अच्छी सुविधा वहां पे हो, ठीक है, स्मार्ट सिटीज हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें स्मार्ट सिटीज के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि इसके जो पैसा होगा वो सेंटर के साथ, सेंटर से भी प्लस स्टेट्स के से भी, दोनों की तरफ से आएगा। अगर होता है ये सेंटर सेक्टर, तो सेक्टर का मतलब ये होता है कि सिर्फ सेंटर पैसा देगा, पर यहाँ पर स्पॉन्सर्ड वर्ड है तो सेंटर एज वेल एज स्टेट्स गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। कौन सी मिनिस्ट्री सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अर्बन अफेयर्स के अंदर हो रहा है ना अर्बन स्मार्ट सिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी सरकार ने क्या किया था ना, सरकार ने 100 सिटीज को सिलेक्ट किया था और ऐसा बोला था कि हम 2018 तक इसको अचीव कर लेंगे। फिर ठीक है, हमने अचीव नहीं कर पाए, हम कहीं ना कहीं उसकी डेडलाइन को इंक्रीज करते रहे, ठीक है, एज इन ना कि 2018 तक हमने सिलेक्ट किया था तो 5 साल तक कंप्लीट करने की कोशिश था। तो 2021 की पहले डेडलाइन थी, अब उसको जून 2023 रखा गया है, ठीक है, जो कि पहले शिलोंग की भी डेडलाइन थी। तो कहने का मीनिंग क्या, डेडलाइन बार बार चेंज होती रही है। तो अभी वाली जो डेडलाइन है वो जून 2023 है। अब यहाँ पर इन सभी 100 की 100 सिटीज के अंदर आपको ICCC भी देखने को मिल जाएंगे। इसको ध्यान से समझो, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। एक जगह से ना सारी चीजें आपको देखते रहोगे कि अच्छा यहाँ पर क्या इश्यूज हैं, कहीं पर इमरजेंसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर सिक्योरिटी का खतरा तो नहीं आ रहा। तो देखो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज है अच्छा खासा, ताकि जो लोगों की जिंदगी है, लोगों की जिंदगी के अंदर जो सुविधाएं हैं वो आसानी से पहुंच पाए, उनकी जिंदगी को थोड़ा और आसान हम बना पाए। देखो दरअसल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था कि हमारा ईज ऑफ गवर्नेंस का काम पता क्या है, ताकि हम लोगों की जिंदगी के अंदर ईज ऑफ लिविंग लेकर आ पाए। ये स्मार्ट सिटीज भी ना उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक कदम की तरह आप मानकर चल सकते हो। अब सर इसमें क्या नई सिटीज को भी ऐड किया जाने वाला है? द आंसर इज नो। अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि हम नई सिटीज को और ऐड करेंगे, अभी बस 100 की 100 सिटीज की हम बात कर रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी सर होती क्या है? देखो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन या कोई प्रॉपर टेम्पलेट तो नहीं है, पर कुछ 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी एट द कोर। कम्युनिटी एट द कोर मतलब कहने का पॉइंट वही है, लोगों को हमने इन्वॉल्व करना है यहाँ पे। मोर फ्रॉम लेस, ठीक है ना, कम रिसोर्सेस को यूज करते हुए ऑप्टिमम आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। इनपुट आपके पास ज्यादा है नहीं, देखो रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं, पर उसी से हमने आउटपुट अच्छा खासा निकालना, उसी से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। ये मीनिंग होता है मोर फ्रॉम लेस का। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसमें क्या होता है, देखो सेंटर और स्टेट्स प्लस साथ में जो आपकी स्टेट्स हैं
वो आपस में कॉपरेट करेंगे एक तो, ताकि आपस में अच्छे से डील कर पाए, अलग अलग स्कीम्स का हमें कन्वर्जेंस देखने को मिल सकता है। प्लस साथ ही साथ एक हेल्दी कंपटीशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो ठीक है, नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स आप मान के चल लो। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग जो स्टेट्स है ना आपस में compete कर रही हैं कि नहीं यार मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। उससे क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन बनता है और सभी आगे प्रोग्रेस करते हैं। आप सभी ने जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे देखा होगा, इस तरह की चीजें, ठीक है। वहां पर इंदौर को कोशिश करता है कि नहीं मैं पहले नंबर पे आऊंगा, चंडीगढ़ कोशिश करता है कि नहीं यार मैं आपसे साफ सुथरा होकर दिखाऊंगा। होता क्या है, दोनों सिटीज आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। बाकी साथ में इंटीग्रेशन हो गया, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये पॉइंट्स हो गया। टेक्नोलॉजी को एज अ मीन्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एज अ गोल नहीं यूज करना। देखो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक माध्यम है आपकी जिंदगी बेहतर बनाने का, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि बस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, नहीं। एंड गोल क्या है, लोगों की लाइफ को सिंपल करना। ये टेक्नोलॉजी बस एक तरीका है वहां तक पहुंचने का। और साथ में ही कन्वर्जेंस, ठीक है ना, अलग अलग रिसोर्सेज का कन्वर्जेंस हो गया, स्कीम्स का कन्वर्जेंस हो गया, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि लोगों की लाइफ के मतलब एक डिसेंट क्वालिटी दी जा पाए, प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनको प्रोवाइड करें। बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 24 घंटे बिजली मिले, सैनिटेशन हो गया, पानी की अच्छी फैसिलिटी हो गया, आईटी कनेक्टिविटी हो गया, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आसानी से आप कहीं भी ट्रैवल कर पाओ, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इस मिशन के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑकस। अब देखो जब बात करते हैं ऑकस की, तो यहाँ पर ना 3 कंट्रीज की बात हो रही है। ए से आपका वर्ड आ गया ऑस्ट्रेलिया, यू से वर्ड समझ गए यूके, ठीक है, यूएस तो बाद में लिखा ही हुआ है। तो 3 कंट्रीज होगी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सर ये ऑकस है क्या? देखो ऑकस ना एक तरह का ट्राईलेटरल, 3 कंट्री है ना, तो ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। सर कैसा सिक्योरिटी पैक्ट, देखो मैं समझाता हूँ। दरअसल मैं थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। आप सभी सबमरीन के बारे में जानते होंगे। सर सबमरीन होता क्या है, एक तरह की आपकी शिप हो सकती है, आपका वेसल हो सकता है, जो कहाँ पे होता है, जो अंडर वाटर जा सकता है। अब सर अंडर वाटर जाने से क्या फायदा, खुद सोचो ना। अंडर वाटर कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा, आप कुछ भी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तो अंडर वाटर इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं बहुत अच्छी खासी होती हैं सबमरीन के अंदर। अब जो हमारे पास ना अलग अलग तरह की सबमरीन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि सर एक हो गया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अब ये क्या है सर, डीजल इलेक्ट्रिक, यहां पर ना जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ती है, ताकि जो इसका डीजल इंजन है वो अच्छे से काम कर पाए। अब खुद सोचो, यहां पर क्या चाहिए इन इंजन को, एक तो चाहिए भैया हवा चाहिए, और एक चाहिए फ्यूल, ताकि वो अच्छे से काम करते रहें। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर इनको हवा चाहिए और इनको फ्यूल चाहिए काम करते रहने के लिए, इनको ना बार बार पानी के नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि हवा और फ्यूल चाहिए। तो अगर नीचे भी है ना, तो उनको ऊपर आना पड़ेगा। पर जैसे ही ऊपर आई, तो क्या दिक्कत होगी, दुश्मन देश इनको देख लेगा ना, इनको डिटेक्ट कर लेगा। तो जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया था, ताकि ये आसानी से डिटेक्ट ना हो, पर यहां पर क्या हो रहा है, एयर और फ्यूल की रिक्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर वर्क करती हैं, मतलब ये ना इसमें यूज की जाती है, तो इनको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि ये बार बार सरफेस के ऊपर आती हैं। अब ऑन द अदर हैंड एक हमारे पास और होती हैं सबमरीन। सर वो क्या है, वो होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है। अब सर इसमें क्या होता है न्यूक्लियर पावर सबमरीन का, यहां पर अगर एक सबमरीन नीचे गई ना, वो लगभग हमेशा के लिए, ऐसा मान के चलो, वो बहुत लंबे टाइम के लिए, या फिर ऐसा कह लेते हैं, वो लंबे टाइम के लिए बिल्कुल नीचे रह सकती है। आई बात समझ में, यहां पर इसको बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनके अंदर बहुत ही प्रॉपर टेक्टिकल वेपन्स हो गया, आप जैसे आपने एंटी शिप क्रूज मिसाइल सुना होगा, ठीक है ना, टॉर्पेडो सुना होगा, सभी के सभी इस तरह के टेक्टिकल एलिमेंट्स इसके साथ इक्विप कर दिए जा सकते हैं। तो कहने का पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स ना बहुत लंबे टाइम तक नीचे रह सकती हैं। इसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो काफी इंपॉर्टेंट ना कैपेबिलिटीज यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के थ्रू यहाँ पे इनहांस करी जा सकती हैं। अब सर आप सबमरीन क्यों पढ़ा रहे हो, सबमरीन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब मैंने बात करी ना ऑकस की, यहाँ पर यही न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स देने की बात करी गई थी। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके पास ये सब नहीं है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। तो यूके और यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने जो अनाउंस किया था इनकी मल्टी बिलियन डॉलर डील, उसमें यही न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन थी ना, ये प्रोवाइड करी गई थी ऑस्ट्रेलिया को। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब आप जानते हो, देखो इंडो पैसिफिक रीजन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की जो कैपेबिलिटीज है वो हमें
इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट करेगा इस पार्ट के अंदर। ठीक है, आप जानते हो बाकी इस एरिया में हमें इंडो पैसिफिक के अंदर हमें क्वाड भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो इंडो पैसिफिक डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। इसके साथ में ही ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर सबमरीन देनी है, नहीं, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो गया, अंडर सी कैपेबिलिटीज कैसे इंप्रूव करें, हाइपरसोनिक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सारी चीजें भी स्पेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। प्राइम चीज देखो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ही है, पर उसके साथ साथ इन पर्टिकुलर चीजों के अंदर भी इनका इनहेंसमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कैपा फाइकस एल्वरेजी। देखो इस तरह के नाम ना ध्यान में रख लिया करो, क्योंकि कई बार ना बस नाम ही पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर नेम न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। देखो एक ना थोड़ा मैं आपको बताऊं, अगर आप सीवीड्स के बारे में जानते होंगे, सीवीड मतलब समुद्री शैवाल। अब होता क्या है ना, देखो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट 2021 में अनाउंस किया था कि एक हम ना सीवीड पार्क बनाएंगे। कहां पर बनाएंगे सर? ये बनाने की बात थी तमिलनाडु के अंदर, ताकि हम जो सीवीड की कल्टीवेशन है ना उसको इंक्रीज कर पाए। पर आप लोग सोच रहे होंगे सर सीवीड की कल्टीवेशन इंक्रीज करना क्यों कर रहे हैं ये सीवीड? देखो सीवीड दरअसल में होता क्या है ना, जो हमारे जो अलग अलग मेरीन प्लांट्स होंगे, ठीक है, या फिर जो एल्गी हो गया, इनको बोलते हैं। जो कहाँ पर ग्रो करता है? हमारे रिवर्स, हमारे लेक्स, या फिर कुछ और वाटर बॉडीज के अंदर ये जो हमें सीवीड्स देखने को मिल जाते हैं। अब सीवीड्स ना कई बार बहुत छोटे होते हैं, जैसे आप जानते हो फाइटोप्लैंक्टन के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना, तो फाइटोप्लैंक्टन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब होता क्या है, इन सभी से ना काफी सारे कई बार हमें बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कई बार हो गया हमारे न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना, जो सीवीड्स होते हैं इनका वाइटामिन मिनरल्स इनके लिए बड़े यूज होते हैं। प्लस साथ ही साथ मेडिसिन के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर के अगेंस्ट इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारे मेडिसिन बेनिफिट्स हैं। प्लस साथ ही साथ ये जो सीवीड्स हैं ये इकोनॉमी को भी हमारे काफी पॉपुलराइज करते हैं, और इनसे भी बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट के अंदर इनको यूज किया जा सकता है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर इनको यूज करते हैं। तो इस तरह से इनके यूजेस बहुत सारे होते हैं सीवीड्स के। तो पहली बात तो सर ये तो समझ आ गया। अब यही जो बात हो रही थी ना कि सीवीड हमने बनाना है, सीवीड पार्क बनाना है, वही हम बात करें तमिलनाडु के अंदर। कहां पर? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क के, जो कि स्टेट की कोस्ट लाइन के अराउंड हमें देखने को मिल जाता है तमिलनाडु के अंदर। आप जानते हो इस चीज को। अब ठीक है, ये सीवीड है, ये जो नाम है ना कैपाफाइकस अल्वरेजी, दरअसल ये सीवीड ही है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के नेटिव हमें देखने को मिल जाएगा। अब ये आईयूसीएन के द्वारा इसको वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज में से काउंट किया गया है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, इन्वेजिव स्पीशीज की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि ये काफी खतरा बन जाती है वहां की लोकल डाइवर्सिटी के लिए। अब यहाँ पर ना ये जो पर्टिकुलर हम जिसको ग्रो कर रहे हैं कैपाफाइकस अल्वरेजी को, ये इन्वेजिव सीवीड है, तो काफी मेजर इश्यूज आई हैं, काफी मेजर थ्रेट इससे हमें देखने को मिल जाता है। पर तब भी हमारी गवर्नमेंट इसको ग्रो कर रही है, इसी वजह से पर्टिकुलर चीज काफी ज्यादा न्यूज में बन जाती है। और यहाँ पर जो कोरल्स हैं नियर कुरुसिदाई, यहाँ पर इसको किल करने के लिए भी यही पर्टिकुलर जो सीवीड है, इसको ऐसा माना गया है कि यही रिस्पॉन्सिबल है इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हमें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क को भी एक बार देख लेते हैं। ये काफी बायोलॉजिकल रिच कोस्टल रीजन हमें देखने को मिलता है, और ये पहला मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आप जानते हो कि इंडिया में ना जो कोरल रीफ्स हैं वो मेजरली हमें 4 जगह में देखने को मिलती हैं। एक तो देखो ये गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन हो गया, उसी तरह से गुजरात के अंदर आप जानते हो गल्फ ऑफ कच्छ, वहां पर देखने को मिल जाएगा। थर्ड जो हो गया वहां लक्षद्वीप हो गया, और चौथा अंडमान निकोबार। तो ये 4 मेन रीजन है, पहला गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, दूसरा गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, तीसरा लक्षद्वीप, और चौथा अंडमान एंड निकोबार। ये 4 जगह के ऊपर प्राइमरीली हमें कोरल रीफ देखने को मिल जाते हैं। साथ में आप जानते हैं इसको बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेट किया गया है, एंड यहाँ पर टोटल हमें 21 चेन हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो पास के कोरल रीफ्स हैं जो कि रामनाथपुरम एंड ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में भी हमें देखने को इसमें मिल जाते हैं। तो ये हो गए हमारे टॉपिक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, इसको एक बार मैं आपको क्विकली समझा देता हूं। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया था, फेमस प्लेस और साथ में रिवर। दरअसल में जो फेमस प्लेस है ना, एक तो थोड़ा न्यूज में भी थी, प्लस साथ में ये थोड़ा टेम्पल्स की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ना आपको पंढरपुर के बारे में बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। देखो ये जो पर्टिकुलर सिटी है ना पंढरपुर, ये हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये जो मैंने आपके सामने पिक्चर लेकर आया हूँ, ये दरअसल में वहां पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर सर?
लॉर्ड विट्ठल और रुक्मणी मंदिर, ठीक है। और ये जो इसके सामने में से जो नदी जा रही है ये है चंद्रभागा रिवर, समझ रहे हो। तो ये जो पर्टिकुलर सिटी है पंढरपुर सिटी, ये इसी पर्टिकुलर टेंपल के लिए मोस्टली फेमस है, लॉर्ड विट्ठल रुक्मिणी मंदिर। और इसके ये जो पर्टिकुलर मंदिर है ये चंद्रभागा रिवर के बैंक्स पे हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें, देखो जो श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल की, ठीक है, ये आपको त्रिची में देखने को मिलेगा। ये पिक्चर है इसकी, ठीक है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। अराउंड एग्जैक्ट मुझे याद तो नहीं, आई थिंक 2015 के अराउंड शायद मैं गया था वहां पे, ठीक है, काफी अच्छा टेम्पल है वहां पे। तो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल की ये पिक्चर है, ये आपको त्रिची में देखने को मिलेगा या त्रिचुपल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और ये कावेरी नदी के तट पे आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसी तरह से ये क्या है सर, देखो ये हम बात कर रहे हैं वीरूपक्ष टेम्पल की, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका के आपको जो हम्पी है, हम्पी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। हम्पी आप जानते हो कर्नाटका के अंदर है, तो ये बहुत ही फेमस टेम्पल है वहां का। और ये आप जानते हो, देखो हम्पी, हम्पी क्या थी, याद करो हिस्ट्री बुक्स, विजयनगर किंगडम याद है ना। तो विजयनगर किंगडम की ये कैपिटल हुआ करती थी, बिल्कुल सही बात है सर। और कौन सी नदी वहां से निकलती थी, तुंगभद्रा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कि हम्पी, चलो त्रिचुपल्ली कावेरी तो बिल्कुल ठीक है, हम्पी मालप्रभा नहीं सर, यहाँ पर क्या आना था, तुंगभद्रा आना था। तो इस वजह से आपकी स्टेटमेंट जो थर्ड है वो हो जाती है गलत। तो आप, आई होप आप हम्पी और तुंगभद्रा के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मालप्रभा कहाँ पढ़ा था हमने, देखो कर्नाटका के अंदर ही ना, पत्तड़काल आप जानते होंगे, वो हमें देखने को मिला, ये पिक्चर के अंदर मैंने लगाया है, पत्तड़काल जो है ना ये मालप्रभा के बैंक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से स्टेटमेंट जो थर्ड थी वो गलत हो जाएगी, समझ गए। तो पंदरपुर चंद्रभागा बिल्कुल ठीक है, चिचुपुली कावेरी बिल्कुल ठीक है, हम्पी इज तुंगभद्रा, और अगर आपसे पूछा जाता पत्तड़काल तब उसका आता आंसर मालप्रभा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको देखो पहले दो का फिर चलो हो सकता है आइडिया ना हो, बट आई एम वेरी श्योर हम्पी तो हम इतनी बार पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर, और तुंगभद्रा पढ़ते हैं उसके साथ में। तो अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट पता होती ना कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर सामने आ जाता कि ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से कोशिश किया करो, ठीक है ना, एलिमिनेशन के थ्रू भी कई बार आंसर आपके निकल जाते हैं। अब आज क्या कर रहे हैं, आज इन पर्टिकुलर पांचों क्वेश्चन का आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड साथ साथ जो ठीक है जो आपका होमवर्क था जो मैंने आपको दिया ITU2, और साथ साथ इब्राहिम अकॉर्ड्स हो गया, और जो रिट्स के बारे में वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसका भी आंसर बताओगे। कल जो सैटरडे को 5 क्वेश्चन दिए थे उनका एक बार आंसर देख लेते हैं। पेनिया रिवर डिस्प्यूट, ये तमिलनाडु, हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ऑल्दो हमने डिस्कस किया था पेनिया रिवर हमें तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्यूट महाराष्ट्र के साथ नहीं, डिस्प्यूट हमें कर्नाटका के साथ इसका देखने को मिल जाता है। बुमचू फेस्टिवल, क्या कुंभ मेला है अरुणाचल प्रदेश का, सर ये भी फॉल्स है। क्यों सर, क्योंकि सिक्किम का पड़ा था ना, इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, इसको सिक्किम का कुंभ मेला भी बोलते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से फॉल्स हो जाएगी। TIES, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, सर इसके रिगार्डिंग क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर ये भी गलत है। क्यों सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद करो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, स्कीम के अंदर जो सेंटर है ना वो एक तरह से एक फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, ताकि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर पाए, ठीक है, स्टेट यूटीज हो गया, तो अलग अलग एजेंसीज को यहाँ से थ्रू फंड्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। चौथा स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या सिर्फ लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अभी करेंटली वो लोकसभा के मेंबर हैं, इनके पहले जो प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा से आते थे, ठीक है, तो दोनों से हो सकते हैं। तशिदिंग मोनेस्ट्री, क्या ये एनुअल फेस्टिवल, एनुअल बम्पचू फेस्टिवल होल्ड करता है सिक्किम का, सर ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ये थे पांचों क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर के अंदर थे, इन पांचों क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। साथ में ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं, आप सभी को आज सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ना है, जहां पर हम अपने एनसेट टेस्ट के अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो टाइम मत भूलना, 11 बजे लाइव डेफिनेटली आ जाना, ताकि अच्छे से हम डिस्कस कर पाए, आपके डाउट्स को भी अच्छे से रिजॉल्व कर पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।